Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss another constitutional case of Pakistan, and that is Zafar Ali Shah versus General Pervez Musharraf. Reported case है PLD 2000 Supreme Court page 869. ये वही केस है जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से जो मार्शल लॉ लगाया गया था पाकिस्तान में, उसको चैलेंज किया गया था। ये ज़फ़र अली शाह साहब जो है, ये ही वॉज़ अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। बिफोर कमिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। आफ्टर कारगिल वॉर there was an element of mistrust and bitterness between जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। ऑन 12 अक्टूबर 1999 को, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे, तो उनके जहाज़ को लैंडिंग से रोका गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऑर्डर पे, और उसी दिन जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ़ अपॉइंट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिनके ऑर्डर्स को ओबे करने से आर्मी की सीनियर ऑफिसर्स ने इनकार कर दिया और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के प्लेन को लैंड करवाया और पाकिस्तान में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया उस दिन। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ऑन 13 अक्टूबर 1999 को, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कौम से ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने अपना सारा बताया कि उनके जहाज़ को लैंडिंग से रोका गया, जहाज़ में फ्यूल बहुत कम था, दूसरे पैसेंजर्स भी उनके साथ उस प्लेन में सवार थे। प्लस उन्होंने कहा कि मैं करप्ट जो लोग हैं उनका एहतसाब करूँगा, इकॉनमी जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कोलैप्स कर चुकी है, उसको बेहतर बनाऊँगा। इन शॉर्ट पाकिस्तान को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करूँगा। बट यहाँ पे उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था कि कितने अरसे में ये सारे काम परवेज़ मुशर्रफ साहब करेंगे। वेरी नेक्स्ट डे 14 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया गया, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑर्डर। इसमें यह कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एज़ चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान ऑफिस को रिज्यूम कर लिया है। प्लस उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अबेंस में कर दिया, यानी आर्जी तौर पे इल्तवा में रख दिया, सिंपल वर्ड्स में सस्पेंड कर दिया है। प्लस उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ़ मिनिस्टर हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के गवर्नर्स को, उनको डिसमिस कर दिया। प्लस उन्होंने नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट, इन सब को डिज़ोल्व कर दिया। ऑन द सेम डे, ऑन 14 अक्टूबर 1999 को एक और ऑर्डर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से इशू किया गया, जिसको हम PCO कहते हैं, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के थ्रू ये कहा गया कि दो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबेंस में है, इवन देन एज़ नियरली एज़ पॉसिबल मुल्क को जो गवर्न किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया जाएगा, अनटिल अनलेस वो किसी चीफ़ एग्जेक्टिव के ऑर्डर से रिपग्नेंट ना हो। सेकेंडली, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको कहा गया कि वो इन फोर्स रहेंगे। प्लस ये कहा गया कि जो कोर्ट्स हैं वो काम करती रहेंगी अपना, बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कोर्ट्स पे कि कोर्ट्स कोई भी ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट पास नहीं करेंगी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ चीफ़ एग्जेक्टिव। उनके ऑर्डर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस कोर्ट की तरफ से नहीं होगा। प्लस अगर चीफ़ एग्जेक्टिव चाहें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकेंगे। प्लस ये कहा गया इस PCO में कि जो जजेस, पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं वो अपना काम करते रहेंगे। तो ये एक PCO उनकी तरफ से दिया गया। 1999 में एक ऑर्डर और इशू किया गया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से, जिसको ओथ ऑफ जजेस ऑर्डर 1999 कहते हैं। इसके मुताबिक जो नए अपॉइंट होने वाले जजेस होंगे वो PCO के अंडर हलफ लेंगे। बाद में ईयर 2000 में एक और ऑर्डर इशू किया गया था जिसे ओथ ऑफ जजेस ऑर्डर 2000 कहते हैं। उसके अंडर ये कहा गया था
कि जो पहले वाले भी जजेस हैं इस एमरजेंसी से नए अपॉइंट वाले होने वाले तो ऑब्वियसली पीसीओ के अंडर ओथ लेंगे, बट जो पहले से एमरजेंसी से वो सारे जजेस भी पीसीओ के अंडर ओथ लेंगे। प्लस उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जजेस पीसीओ को और जो एमरजेंसी लगाई गई थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से, इसको डिफेंड करेंगे और कोई भी ऑर्डर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट पास नहीं करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के इस मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट में ज़फ़र अली शाह साहब ने एक पिटीशन जो कि अंडर आर्टिकल 184(3) फाइल की गई उसके थ्रू चैलेंज किया। इसके साथ साथ और भी बहुत सी पिटीशंस अंडर आर्टिकल 184(3) फाइल की गई जिसमें मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया। अब इन सारी पिटीशंस को कंसोलिडेट करके सिंगल जजमेंट दी गई थी। अब इस केस को की जो हेयरिंग की वो एक 11 मेंबर बेंच था जिसको हेड कर रहे थे चीफ़ जस्टिस इरशाद हसन ख़ान साहब। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में दो क्वेश्चंस थे जिनको उन्होंने सेटल करना था। नंबर 1 कि एमरजेंसी लगाने के बाद ये पीसीओ के आने के बाद क्या जो जुडिशल रिव्यू की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिनके अंडर वो किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकती हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिपग्नेंट हो तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं, क्या उनकी इस जुडिशल रिव्यू की पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2, क्या ये जो मार्शल लॉ लगाया गया है ये वैलिड है? ये वक्त की ज़रूरत थी जो लगाया गया है, इसकी वैलिडिटी को चेक करना था। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दी गई वो बहुत लेंथी जजमेंट है, सो मैं उसको बुलेट पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन था जो ये था कि वेदर क्या सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल रिव्यू की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इस अंडर पीसीओ, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ये इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और ये थी है और रहेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंस में रखा गया और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के एज़ पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क को गवर्न किया जाएगा। सो ये पावर स्टिल सुप्रीम कोर्ट के पास है और रहेगी। सो पहला पॉइंट ये सेटल किया। अब दूसरा इशू जो था कि क्या ये मार्शल लॉ लगाया गया है जो जस्टिफाइड है या नहीं है, वैलिड है नहीं है। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि इससे पहले जो मार्शल लॉ लगाया गया था जनरल ज़ियाउल हक साहब की तरफ से, अब उसमें उस वक़्त जो मुल्क की सिचुएशन थी वो ये थी कि मुल्क में अफरा तफरी थी, केओस था। बट यहाँ पे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया उस वक्त मुल्क में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। एक्चुअली इट वाज अ क्लैश ऑफ टाइटन्स, दो बड़ों की लड़ाई थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब। प्लस उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब ने ये कहा था कि नेक्स्ट मंथ इलेक्शंस हो जाएंगे और हम पावर को ट्रांसफ़र कर देंगे, डेमोक्रेसी को बहाल कर देंगे। बट यहाँ पे जो इवन एड्रेस भी किया गया था परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था कि कब तक वो अपने ये जो गोल्स बता रहे हैं उनको अचीव कर लेंगे। सो अब इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो वहाँ पे अप्लाई की गई थी उसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट जिन ग्राउंड्स की बुनियाद पे ये जजमेंट इस इशू से रिलेटेड दी गई, अब उनको पॉइंट्स में देखते हैं। नंबर 1 तो ये कहा गया कि के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसकी तरफ से करप्शन की जा रही है, करप्शन के बड़े एलिगेशंस हैं उनके सामने। चूँकि नवाज़ शरीफ साहब पे एहतसाब कोर्ट में उस वक्त केसेस भी चल पड़े थे, उनका रिकॉर्ड भी लाया गया। प्लस ये भी कहा गया कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बट जो अदर मेंबर्स हैं ऑफ नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़ वो सारे भी करप्शन कर रहे हैं। मुल्क में करप्शन का बाज़ार गर्म है। प्लस ये कहा गया कि इस करप्शन की वजह से मुल्क की जो इकॉनमी है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। मुल्क की
मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी है। प्लस ये कहा गया कि आर्टिकल 58(2)B, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 2 महीने बाद ही उन्होंने, क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, उस मेजॉरिटी को यूज़ करते हुए उन्होंने 13th अमेंडमेंट के थ्रू 58(2)B, जिसके ज़रिए कोई भी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता था, नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता था, उसको ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे ये कहा गया कि मुल्क की सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी थी, करप्शन बहुत हो रही थी और 58(2)B को भी ख़त्म कर दिया गया था। तो कोई और ऑप्शन नहीं थी कि जिसको यूज़ करते हुए मुल्क को ट्रैक पे लाया जाए। सो इस वजह से ये एमरजेंसी लगाई गई, ये आर्मी ने टेक ओवर किया, ये मार्शल लॉ लगाया। प्लस इसमें यह भी कहा गया कि जुडिशरी को रिडिक्यूल किया जा रहा था। अब इसमें यह था कि पार्लियामेंट की तरफ से एक मिलिट्री कोर्ट्स के एक्ट पास किया गया था, जिसके थ्रू जो सिविलियंस हैं उनको आर्मी रूल्स के अंडर ट्राई किया जा रहा था। अब पार्लियामेंट के इस एक्ट को लियाकत अली केस जो कि 1999 में हुआ था उसमें स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था और इसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट थी नवाज़ शरीफ साहब की, उसने बड़ा इसको अपोज़ किया था, इस ऑर्डर को रिडिक्यूल किया था। सो ये एक बुनियाद थी इस ग्राउंड पे, क्योंकि जुडिशरी को रिडिक्यूल किया जा रहा है। सो इन सब ग्राउंड्स की बिना पे ये कहा गया कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत थी कि आर्मी टेक ओवर करे। ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया कि इन ग्राउंड्स की वजह से जो ये एक्शन था आर्मी चीफ़ का, ये जस्टिफाइड है। प्लस यहाँ पे आर्मी चीफ़ को, चीफ़ एग्जेक्टिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा गया कि वो 3 साल के लिए फ्रॉम 12 अक्टूबर 1999, जिस दिन से उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, उस दिन से लेके 3 साल के अरसे तक का उनके पास टाइम है। इस टाइम के अंदर वो मुल्क को जैसे बेहतर करना चाहते हैं वैसे करें। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो करें, मुल्क को बेहतर करें और बिफोर एक्सपायरी ऑफ दीज 3 ईयर्स, उससे पहले 90 डेज़ पहले वो अनाउंस करेंगे इलेक्शन की डेट और फिर वहाँ मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। तो ये इन कट शॉर्ट 3 साल का टाइम दिया गया था जनरल मुशर्रफ साहब को और ये कहा गया था कि इनका मार्शल लॉ जो है वो ज़रूरी था कि लगाया जाता, क्योंकि मुल्क में करप्शन की वजह से मईशत का बहुत बुरा हाल था। सो ये था जी ज़फ़र अली शाह वर्सेस जनरल परवेज़ मुशर्रफ केस। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।